पिछली जो क्लास थी हमारी कोशिका की, उसमें हमने कोशिका कोशिका भित्ति के बारे में समझा था, तथा कोशिका झिल्ली, और तथा उसके बाद हमने केंद्रक के बारे में समझा था। हमने देखा था कि जो केंद्रक होता है ये कोशिका के केंद्र में बीच में स्थित होता है, तथा जंतु के अंदर ये बीच में सेंटर में उपस्थित होता है केंद्रक, तथा जो पादप होते हैं उनके अंदर ये केंद्रक थोड़ा सेंटर से हटकर उपस्थित होता है। केंद्र की खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्र खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्र के जंतु कोशिकाओं का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, तथा केंद्र को कोशिका का इसको ब्रेन कहते हैं, केंद्र कोशिका का सीपीयू कहते हैं, तथा इसको कोशिका का कंट्रोलर भी इसको कहा जाता है। उसके बाद हमने देखा था कि जो केंद्रक होता है इसके चार इसके मेन अंग होते हैं। सबसे बाहरी अंग जो होता है केंद्र का, ये कोशिका होती है, और ये कोशिका का केंद्रक होता है। केंद्रक के ऊपर दो झिल्लियां होती हैं इसकी, और केंद्रक के अंदर यहाँ पर इसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं, तथा इसमें केंद्रिका पाई जाती है, और इसके अंदर केंद्रक के अंदर एक द्रव्य से भरा होता है, द्रव्य पदार्थ, इसको हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। तो हम एक एक करके केंद्रक के जितने भी अंग हैं इन सब के बारे में एक एक करके हम इनके बारे में समझेंगे। सबसे पहला जो इसके केंद्रक की जो बाहरी झिल्ली होती है, जिसको हम केंद्रक झिल्ली बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली तथा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स इसको बोला जाता है। केंद्रक झिल्ली ये पतली और लचीली होती है, तथा ये दोहरी झिल्ली होती है। तो वो इसमें केंद्रक झिल्ली, इसके ऊपर दो झिल्लियां होती है, तथा ये प्रोटीन और वसा से मिलकर बनी होती है। केंद्रक झिल्ली प्रोटीन और वसा से मिलकर ये बनी होती है, तथा ये पतली, लचीली और छिद्र युक्त होती है। छिद्र युक्त ये इसलिए होती है केंद्रक झिल्ली, ताकि केंद्र कोशिका द्रव्य से जो आवश्यक पोषक तत्व है वे केंद्र के अंदर जा सकें, इसलिए थोड़ी इसका ये छिद्र युक्त होती है। अब इसके कार्य क्या होते हैं? केंद्रक झिल्ली के कार्य, केंद्र के उपस्थित जितने भी कोशिक केंद्र के अंदर जो अंग हैं, जैसे गुणसूत्र हैं, और इसके अंदर केंद्रिका है और केंद्रक द्रव्य, ये कोशिका द्रव्य के अंदर ना मिले, उनसे इनको सेपरेट रखने का कार्य होता है केंद्रक झिल्ली का। दूसरा कार्य केंद्रक झिल्ली का ये होता है कि केंद्र के अंदर जितनी भी उपापचय क्रियाएं हो रही हैं वे इसमें वे सुरक्षित रहें, सुरक्षित तरीके से सारी उपापचय क्रियाएं होती रहें, उन सब की रक्षा करने का कार्य केंद्रक झिल्ली का होता है। इसके बाद हम केंद्रक, बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली पूरी तरीके से विकसित होती है, इसके ऊपर दो झिल्लियां चढ़ी होती हैं, तथा बहुत सारे जिन जीवों के ऊपर केंद्रक झिल्ली पूरी तरीके से विकसित होती है उन जीवों की हम यूकैरियोटिक जीव कहते हैं, या यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव कहा जाता है। जिन जीवों में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है उन्हें यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव कहते हैं, या यूकैरियोटिक कोशिका। एग्जाम्पल जैसे जंतु हो गए, पादप हो गए, इनके अंदर जो केंद्रक की झिल्ली पूरी तरीके से विकसित होती है, इसलिए इनकी कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिकाएं या यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली पूरी तरीके विकसित होती है, उन जीवों को हम यूकैरियोटिक वाली कैटेगरी में रखते हैं। तथा बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जिनकी कोशिका के अंदर जो केंद्रक झिल्ली होती है वे पूरी तरीके से डेवलप नहीं होती है, या पूरी तरीके से विकसित नहीं होती है, या वे हमें दिखाई भी नहीं देती है। इसलिए उन जीवों को हम प्रोकैरियोटिक वाली कैटेगरी के अंदर रखते हैं। इसके एग्जाम्पल है जैसे जीवाणु हो गए, माइकोप्लाज्मा हो गया, नील हरित शैवाल हो गए। इनका जो केंद्रक होता है उसके ऊपर केंद्रक झिल्ली नहीं होती, इसलिए इनकी कोशिकाओं को, नील हरित शैवाल की कोशिका, माइकोप्लाज्मा कोशिका, इसको प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। इनकी जो कोशिकाएं होती है उनको प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। केंद्रक के बाद आता है केंद्रक के अंदर जो द्रव्य भरा होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। केंद्रक द्रव्य थोड़ा सा गाढ़ा और थोड़ा अम्लीय होता है। केंद्रक द्रव्य गाढ़ा और अम्लीय होता है। अम्लीय और गाढ़ा ये इसलिए होता है क्योंकि इस द्रव्य के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं, तथा इसके अंदर ये गोल जैसी संरचनाएं जो होती है, केंद्रिकाएं पाई जाती हैं, और इस द्रव्य के अंदर प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, तथा फास्फोरस जैसे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इसलिए ये द्रव्य थोड़ा सा गाढ़ा होता है। इसके बाद केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र जो है ये केंद्र के अंदर उपस्थित धागे जैसी संरचनाएं होते हैं। जब ये गुणसूत्र धागे जैसी संरचनाओं में होते हैं तो इन गुणसूत्रों को हम क्रोमैटिन कहते हैं। तथा जब कोशिका विभाजन होता है तो ये गुणसूत्र एक गुच्छे जैसे आकृति में आ जाते हैं, तथा उस समय इनका नाम हम गुणसूत्र रखते हैं। इन धागे जैसी जो संरचनाएं हैं जिनको हम गुणसूत्र कहते हैं, इनको पहली बार जो गुणसूत्र नाम रखा था वह वाल्डर नाम के साइंटिस्ट ने रखा था। वाल्डर नाम के साइंटिस्ट ने इन धागे जैसी संरचनाओं को, जो केंद्रक
के अंदर उपस्थित है दाग जैसी संरचना को, इनको पहली बार इन दाग जैसी संरचनाओं को गुणसूत्र नाम वोल्टेयर नाम के साइंटिस्ट ने रखा था। तथा इसके बाद जो ये गुणसूत्र होते हैं ये बने किसके होते हैं? गुणसूत्र डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं ये गुणसूत्र। अभी जो गुणसूत्र ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए क्या होता है? डीएनए होता है डाईऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डाईऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए में जो कोशिका का निर्माण होता है, जब एक कोशिका जो पेरेंट वाली कोशिका है वो उसके विभाजन होने के बाद एक नई कोशिका का निर्माण होता है, तो उस कोशिका के निर्माण की जो सारी निर्माण होने की जो पूरी प्रोसेस है, उसमें जितना अर्धसूत्री विभाजन से कोशिका का निर्माण होता है, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, इन विभाजन जो कोशिका निर्माण की जितनी भी सूचनाएं हैं और इसकी जो स्ट्रक्चर है, कोशिका की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होगी, गोल स्ट्रक्चर होगी, ये एक रोड जैसे आकृति की कोशिका होगी, ये सारी जो सूचनाएं हैं ये डीएनए के अंदर स्टोर होती हैं। गुणसूत्रों के अंदर जो डीएनए पाया जाता है उसमें ये पूरी कोशिका के निर्माण की और उसकी जो स्ट्रक्चर है उसकी सबकी सूचनाएं इस डीएनए के अंदर उपस्थित होती है। तथा डीएनए के अंदर जो एक कोशिका के आनुवांशिक गुण होते हैं, जो फादर के माता पिता के जो आनुवांशिक गुण होते हैं, जो उसके चाइल्ड के अंदर संतति के अंदर जो गुण जाते हैं वे भी डीएनए के अंदर ही उपस्थित होते हैं। डीएनए में आनुवांशिक गुण होते हैं। तथा जो डीएनए होता है, डीएनए के अगर हम डीएनए को जूम करके देखें या उनको खींच कर देखें तो डीएनए के अंदर छोटे छोटे ब्लॉक पाए जाते हैं, छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको हम जीन कहते हैं। डीएनए के खंडों को, जो छोटे छोटी संरचनाएं जिनसे मिलकर डीएनए बना होता है, छोटी छोटी खंडों को, डीएनए के खंडों को जीन कहते हैं। जीन कहते हैं। अब डीएनए के अंदर जो ये आनुवांशिक गुण पाए जाते हैं, इनहेरिटेंस कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं, माता पिता वाले आनुवांशिक गुण पाए जाते हैं, उनका कार्य वे डीएनए के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन वे एक पेरेंट से और एक चाइल्ड के अंदर किस प्रकार से वे जो आनुवांशिक गुण है वे जाते हैं, किस प्रकार से उनको ले जाने के कार्य जीन का होता है। जीन आनुवांशिक गुणों को, आनुवांशिक गुणों को जनन कोशिकाओं से, जनन कोशिकाएं होती है जो पेरेंट वाली सेल होती हैं, पेरेंट सेल होती है, माता पिता वाली जो कोशिकाएं होती हैं, जनन कोशिकाओं से संतति तक ले जाते हैं। तो जीन का कार्य क्या होता है कि डीएनए के अंदर जो आनुवांशिक गुण पाए जाते हैं, पेरेंट्स वाले जो गुण पाए जाते हैं, उनको उसके संतति तक ले जाने का कार्य जीन का होता है। जीन आनुवांशिक गुणों को जनन कोशिकाओं से संतति तक ले जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि जो गुणसूत्र होता है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? गुणसूत्र की सबसे, जिस प्रकार से एक मानव की सबसे छोटी इकाई उसकी कोशिका होती है, इसी प्रकार से अगर हम गुणसूत्र की बात करी जाए तो गुणसूत्र मिलकर बना होता है डीएनए से, और डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, और डीएनए मिलकर बना होता है जीन से। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो गुणसूत्र है उसकी सबसे छोटी इकाई जीन होती है। तो यहाँ एक क्वेश्चन आपको नोट करके लिखना है कि गुणसूत्र की सबसे छोटी इकाई को, सबसे छोटी इकाई को जीन कहते हैं। जीन कहते हैं। तो ये हमारा गुणसूत्र वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। हमने केंद्रक के 4 पार्ट पढ़ने। पहले हमने केंद्रक झिल्ली के बारे में पढ़ा। केंद्रक के ऊपर 2 झिल्लियां पाई जाती है, जंतु के अंदर 2 झिल्लियां पाई जाती हैं, तथा इसके केंद्रक झिल्ली प्रोटीन और वसा की मिल बनी होती है। केंद्रक झिल्ली केंद्रक के अंदर जितनी भी उपापचय क्रियाएं होती है उनकी रक्षा करती है, तथा केंद्रक के अंदर जो अंग होते हैं उनको कोशिका द्रव में मिलने से रोकती है।
जिन जीवों के ऊपर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है पूरी तरह विकसित होती है उनको यूकेरेटिक वाली कैटेगरी में हम रख देते हैं उन जीवों को, तथा जिन जीवों के ऊपर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है उन जीवों को हम प्रोकैरियोटिक वाली कैटेगरी में रखते हैं। जिस प्रकार से माइकोप्लाज्मा, नील हरित शैवाल, बहुत सारे कवक आ जाते हैं, जीवाणु, ये सारे प्रोकैरियोटिक वाले जीव होते हैं। उसके बाद हमने केंद्रक द्रव्य के बारे में पढ़ा। केंद्रक द्रव्य थोड़ा गाढ़ा और अम्लीय होता है। इसके अंदर अब ये गाढ़ा और अम्लीय क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर केंद्रिका, गुणसूत्र, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और बहुत सारे खनिज पदार्थ जैसे फास्फोरस ये इसके अंदर पाए जाता है। तो ये क्या है, इस केंद्र के अंदर जो उपापचय क्रियाएं होते हैं उनके लिए एनर्जी, ऊर्जा प्रदान करवाता है। इसके बाद हमने पढ़ा गुणसूत्र के बारे में। गुणसूत्र को केंद्र के अंदर उपस्थित धागे जैसी संरचनाएं होती हैं। गुणसूत्र को क्रोमेटिन कहा जाता है, तथा जब कोशिका विभाजन होता है तो गुणसूत्र एक गुच्छे के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। उस समय इनको गुणसूत्र कहा जाता है। इन क्रोमेटिन जो धागे जैसी संरचना, इनको पहली बार गुणसूत्र वाल्डेर नाम के साइंटिस्ट ने कहा था। गुणसूत्र डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। अब डीएनए क्या होता है कि डीएनए की जो फुल फॉर्म वो है डाईऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए में कोशिका के निर्माण और उसकी संरचना की सूचनाएं इसमें संग्रहित रहती हैं, संचित रहती हैं। और डीएनए में आनुवांशिक गुण भरे होते हैं जो माता पिता से उसके संतति तक जाते हैं, तथा इन जो आनुवांशिक गुण है इनको ले जाने का कार्य जीन का होता है। जीन से मिलकर ही डीएनए बना होता है। तथा इसके बाद हमने एक नोट के रूप में लिखा कि गुणसूत्र की सबसे छोटी इकाई को हम जीन कहते हैं। इसके बाद आता है केंद्रिका। केंद्रिका क्या है? केंद्रिका को केंद्रक के अंदर उपस्थित ये छोटी छोटी गोल जैसी संरचनाएं होती है। ये केंद्रिका केंद्रक के अंदर उपस्थित छोटी छोटी झिल्लीदार गोल संरचनाएं होती हैं। इन केंद्रिक ये यूकेरियोटिक के अंदर ये 3 से 4 या उससे ज्यादा केंद्रिका यूकेरियोटिक के अंदर पाई जाती है, तथा प्रोकैरियोटिक के अंदर ये 1-2 केंद्रिकाएं पाई जाती है। इन केंद्रिकाओं के अंदर आरएनए का, राइबोस न्यूक्लिक एसिड का निर्माण होता है, तथा ये केंद्रिका जब कोशिका विभाजन होता है तो उसमें ये सहायता करती हैं। केंद्रिका जो शब्द है इसको न्यूक्लियस नाम बोमेन नाम के साइंटिस्ट ने केंद्रिका का नाम न्यूक्लियस रखा था। तथा ये झिल्लीदार, छोटी और गोल संरचना होती है। इसमें आरएनए का निर्माण होता है। केंद्रिका में अब इसके कार्य में अगर पूछ जाए तो केंद्रिका का कार्य क्या है? इसके अंदर आरएनए का, राइबोस न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण होता है। तथा केंद्रिका क्या है? जब कोशिका विभाजित होती है, एक पुरानी कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है तो केंद्रिका उसके विभाजन में सहायता करती है, कोशिका के विभाजन में सहायता करती है। इस प्रकार से ये हमारा केंद्रक वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ है। तथा केंद्रक से आगे हम अंतःपर्देव जालिका के बारे में पढ़ेंगे। केंद्रक के बाद हम अंतःपर्देव जालिका के बारे में पढ़ेंगे। ये भी कोशिका का एक कोशिकांग है, अंतःपर्देवीय जालिका, जिसको इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ये होती है कोशिका, और कोशिका के ये जंतु कोशिका जो बीच में इसमें केंद्रक पाया जाता है। और केंद्रक के बारे में हमने पढ़ लिया, इसकी 2 केंद्रक झिल्लियां होती है, तथा इसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं, गुणसूत्र होता है और केंद्रक द्रव्य भरा होता है और केंद्रिका होती है। इनके बारे में हमने पढ़ लिया है। तथा जो केंद्रक की बाहर वाली झिल्ली होती है, केंद्रक की बाहर वाली झिल्ली, उस केंद्रक बाहर वाली झिल्ली से कुछ नलिकादार जैसी संरचनाएं निकली होती है, नलिकादार, और दूर से देखने पर ये गोल जैसी दिखाई देती है। थोड़ी सी ऐसी नलिकादार संरचनाएं से निकली हुई होती है। इन संरचनाओं के ये 2 तरह की दिखाई देती है। एक जगह से थोड़ी खुरदरी हुई दिखाई देती है, तथा एक जगह से ये खुरदरी नहीं दिखाई देती है। इसलिए जो अंतःपर्देव जालिका होती है इसको हम 2 भागों में बांटते हैं।
जहां से ये खुरदरी दिखाई देती है उसको खुरदरी अंतपर्देव जालिका कहते हैं। उसको हम, यह है अंतपर्देव जालिका, अंत पर्दवीय जालिका। तथा अंतपर्देव जालिका के नीचे अंतपर्देव जालिका से जुड़ा हुआ होता है गोलजिकाएं। अंतपर्देव जालिका से झिल्लीदार पुटिकाएं होते हैं, ये गोलजिकाएं, ये अंतपर्देव जालिका से जुड़ा हुआ होता है। गोलजिकाएं। आज हम अंतपर्देव जालिका के बारे में सबसे पहले हम इसकी खोज को देखेंगे। अंतपर्देव जालिका की खोज दो साइंटिस्टों ने की थी। एक अल्बर्ट क्लाउड था, अल्बर्ट क्लाउड, तथा कीथ पोर्टर। इन दो वैज्ञानिकों ने अंतपर्देव जालिका की खोज की थी। अब इसकी संरचना को देखते हैं हम। अंतपर्देव जालिका देखने में किस प्रकार संरचना दिखाई देती है। अगर इसको, यह है केंद्र की जो बाहर वाली झिल्ली होती है उससे जुड़ी हुई होती है अंतपर्देव जालिका। यह है केंद्रक की बाहर वाली झिल्ली, बाहर वाली झिल्ली से जुड़ी होती है, झिल्ली से जुड़ी होती है। यह अंतपर्देव जालिका, इसके ऊपर भी, ये भी दो झिल्लियों से बनी हुई संरचना है। अंतपर्देव जालिका भी दो झिल्लियों से बनी हुई संरचना है। यह झिल्लीदार नलिका जैसी संरचना होती है, नलिका जैसी संरचना होती है। अंतपर्देव जालिका की जो झिल्ली होती है, इसकी झिल्ली वसा और प्रोटीन की बनी होती है, वसा और प्रोटीन। अंतपर्देव जालिका की जो झिल्ली होती है ये वसा और प्रोटीन की बनी होती है। इसलिए कोशिका की ज्यादातर जो झिल्लियां होती है ना, ज्यादातर जैसे कोशिका झिल्ली हो गई, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, अंतपर्देव झिल्ली, ये सारी जितनी भी झिल्लियां होती हैं कोशिका के अंदर, ये वसा और प्रोटीन से मिलकर इसमें वसा और प्रोटीन जरूर पाया जाता है। इसलिए वसा और, अब यहाँ हमने नोट करके लिखना है कि कोशिका की सारी झिल्लियां वसा और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है या वसा और प्रोटीन उनमें पाया जाता है। इसलिए वसा और प्रोटीन को कोशिका का जीवात, वसा तथा प्रोटीन को कोशिका का जीवात जनन अंग, जीवात जनन अंग कहते हैं। ज्यादातर झिल्लियां वसा और प्रोटीन की बनी होती है, इसलिए वसा और प्रोटीन को कोशिका का जीवात जनन अंग कहा जाता है। हम जब ये झिल्लीदार संरचना होती है, झिल्लीदार नलिकाएं होती है, इसको, ये जो अंतपर्देव जालिका है, ये केंद्रक झिल्ली से जो लगी हुई अंतपर्देव जालिका, ये थोड़ी खुरदरी दिखाई देती है, तथा जो गोलजिकाएं से लगी हुई जुड़ी हुई अंतपर्देव जालिका, ये थोड़ी सी चिकनी दिखाई देती है। तो इस अंतपर्देव जालिका को दो भागों में बांटा जाता है। अंतपर्देव जालिका को दो भागों में बांटा जाता है। एक खुरदरी अंतपर्देव जालिका, खुरदरी अंतपर्देव जालिका, अंतपर्देवीय जालिका। इंग्लिश में इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होते है चिकनी अंतपर्देव जालिका, चिकनी अंतपर्देवीय जालिका होती है। चिकनी अंतपर्देव जालिका को हम स्मूथ ER भी कह सकते हैं। अब ये हमें जो
केंद्रक झिल्ली से लगी हुई अंतर्पदोजालिका ये थोड़ी खुरदरी दिखाई देती है। इसके ये खुरदरी इसलिए दिखाई देती है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। खुरदरी यार के ऊपर यहाँ राइबोसोम, यहाँ राइबोसोम, राइबोसोम पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। अब राइबोसोम क्या कहते हैं खुरदरी अंतर्पदजालिका पर, यहां ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जो अंतर्पदजालिका है, अंतर्पदजालिका जो जल अपघट्य एंजाइम होते हैं जो लाइसोसोम के अंदर पाए जाते हैं, जल अपघट्य एंजाइम, उनके निर्माण करने में भी ये सहायता करती है। जल अपघट्य एंजाइम, जल अपघट्य एंजाइम के निर्माण में सहायता करती है। तथा खुरदरी अंतर्पदजालिका, ये खुरदरी अंतर्पदजालिका हमने दो फंक्शन पढ़े हैं। पहला, इसका नाम खुरदरी क्यों रखा, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं और ये राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि अंतर्पदजालिका पर भी प्रोटीन का निर्माण होता है। तथा यहाँ पर जो लाइसोसोम के अंदर जो जल अपघट्य एंजाइम, जिन्हें हम पाचक एंजाइम के नाम से भी जानते हैं, तो ये जल अपघट्य एंजाइम को ये निर्माण करने में भी खुरदरी अंतर्पदजालिका सहायता करते हैं। इसके बाद ये खुरदरी अंतर्पदजालिका एक कार्य और इसका होता है कि ये जो दुग्ध का स्रावण करने में भी ये सहायता करती है, दुग्ध का स्रावण में सहायता करती है। इसके बाद आती है चिकनी अंतर्पदजालिका। चिकनी अंतर्पदजालिका पर इस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, राइबोसोम इस पर नहीं पाए जाते हैं, इस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं चिकने अंतर्पदजालिका पर। ये चिकने अंतर्पदजालिका क्या काम करती है, ये सिर्फ जो प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, खुरदरी अंतर्पदजालिका पर जो प्रोटीन का निर्माण हुआ है तथा जल अपघट्य एंजाइम यहाँ पर बने हैं, उन जल अपघट्य एंजाइमों को ये ले जाने का कार्य करती है तथा उनको ये गोल्जिकाई की जो झिल्लीदार पुटिकाएं होती है, थैलीनुमा जो संरचनाएं होती है गोल्जिकाई के अंदर, उनको ले जाने के लिए नलिका का कार्य करती है चिकनी अंतर्पदजालिका। तो इसका कार्य क्या हो जाएगा, यह है प्रोटीन पाचक एंजाइम को का स्थानांतरण करने के लिए, स्थानांतरण करने के लिए नलिका का कार्य करती है, नलिका का कार्य करती है। तो पहला कार्य चिकनी अंतर्पदजालिका क्या हो गया कि जो खुरदरी अंतर्पदजालिका पर जो राइबोसोम का निर्माण होता है तथा अंतर्पदजालिका में जो और भी जैसे कार्बोहाइड्रेट के यहाँ संश्लेषण होता है, उसके बाद यहाँ पर पाचक एंजाइमों का संश्लेषण, उन सब के लिए नलिका का कार्य करते हैं, उनको ले जाती है तथा उनको गोल्जिकाई की जो थैलीनुमा संरचनाएं होती हैं उनके अंदर इनको स्टोर कर देती है। तो पहला कार्य होगा इसका प्रोटीन और पाचक एंजाइमों के स्थानांतरण के लिए नलिका कार्य करती है। इसका दूसरा कार्य क्या होता है दूसरा कार्य अंतर्पदजालिका कि यह जो हमारी हड्डियों के लिए कैल्शियम होता है, कैल्शियम के स्रावण करने से कैल्शियम के स्रावण को ये बढ़ा देती है। तो कैल्शियम का स्रावण मतलब उसके कैल्शियम के स्रावण को बढ़ा देती है। तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट कार्य है अंतर्पदजालिका का, वह जो विष होता है, विष और दवाई होती है उसका निराविषीकरण कर देती है। निराविषीकरण मतलब जो इनका इफेक्ट होता है, जो हम अगर कोई विष या टॉक्सिक सब्सटेंस को हम खा लेते हैं या पी लेते हैं तो टॉक्सिक सब्सटेंस जो होते हैं, विषैले पदार्थ होते हैं, वह हमारी कोशिकाओं के अंदर जाते हैं
तो कोशिका के अंदर जो चिकनी अंतर्प्रदेश जालिका होती है, वे इन विषैले पदार्थों को तथा दवाओं को इनका निराविषीकरण कर देते हैं, इनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इनके इफेक्ट को, या इनको कोशिका से बाहर निकालने का कार्य ये करती है। तो ये हमने चिकनी अंतर्प्रदेश जालिका के बारे में समझाया कि इसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। दूसरा, ये प्रोटीन और पाचक एंजाइमों को स्थानांतरण के लिए ये नलिका का कार्य करती है चिकनी अंतर्प्रदेश जालिका। तीसरा कार्य हमने इसका तीसरा कार्य, इसका दो इसका नेक्स्ट जो फंक्शन है वह जो कोशिका के अंदर कैल्शियम की मात्रा को स्रावित करना, कैल्शियम की जो स्रावण हो रहा है उसकी मात्रा को बढ़ा देना। तो कैल्शियम की सांद्रता को बढ़ाना इसका तीसरा कार्य है। कैल्शियम की सांद्रता को बढ़ाती है। अंत पर चिकनी अंतर्प्रदेश जालिका का जो नेक्स्ट और जो मोस्ट इंपोर्टेंट कार्य है चिकनी अंतर्प्रदेश जालिका, वह है विष तथा दवाओं का निराविषीकरण करना, निराविषीकरण करना। तो ये चिकनी अंतर्प्रदेश जालिका का कार्य होता है। हमने दोनों प्रकार के अंतर्प्रदेश जालिकाओं के बारे में पढ़ा है कि अंतर्प्रदेश जालिका एक 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 नलिका जैसी झिल्लीदार संरचना होती है। अंतर्प्रदेश जालिका केंद्रक की जो बाहर वाली झिल्ली होती है उससे ये जुड़ी होती है। इस पर एक इसके दो पार्ट होता है, एक तो खुरदरी अंतर्प्रदेश जालिका होती है तथा एक चिकनी अंतर्प्रदेश जालिका होती है। जो खुरदरी अंतर्प्रदेश जालिका होती है उस पर वे खुरदरी इसलिए होती है क्योंकि इस पर छोटे छोटे राइबोसोम के पार्टिकल पाए जाते हैं। तो ये राइबोसोम क्या करते हैं खुरदरी अंतर्प्रदेश जालिका पर, यहाँ पर ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये राइबोसोम यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण। ये राइबोसोम यहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण करता है तथा यहाँ पर पाचक एंजाइमों के भी निर्माण में ये सहायता करते हैं अंतर्प्रदेश जालिका। तो इसके बाद आता है चिकनी अंतर्प्रदेश जालिका कार्य। चिकनी अंतर्प्रदेश जालिका क्या कार्य करती है कि जो ये खुरदरी अंतर्प्रदेश जालिका है जहां पर राइबोसोमों का निर्माण हुआ है, पाचक एंजाइमों का संश्लेषण हुआ है, तो ये इनको ले जाने के लिए एक नलिका का कार्य करती है चिकनी अंतर्प्रदेश जालिका। तथा इन सभी जो एंजाइम एंजाइम है या वह प्रोटीन जो निर्माण हुआ है खुरदरी अंतर्प्रदेश जालिका पर, उनको ले जाकर ये गोल्जिकाय की जो थैली जैसी संरचनाएं होती है उनके अंदर ये स्टोर कर देती है। ये होते हैं चिकनी अंतर्प्रदेश जालिका रे। नेक्स्ट इसका कार्य होता है ये कैल्शियम की सांद्रता को बढ़ा देती है। कोशिका के अंदर जो कैल्शियम का निर्माण होता है उसकी मात्रा को ये बढ़ा देती है। उसके बाद ये इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट कार्य है चिकनी अंतर्प्रदेश जालिका का, वह है इसका कार्य विष और दवाओं का निराविषीकरण करना। हम अगर टॉक्सिक सब्सटेंस को हम पी लेते हैं या खा लेते हैं तो हमारी वो कोशिका के अंदर चले जाते हैं, तो उनको कोशिका से बाहर करने का कार्य किसका होता है, उनको कोशिका से बाहर करना या उनको न्यूट्रलाइज कर देना, ये इसका कार्य होता है चिकनी अंतर्प्रदेश जालिका का। तो अंतर्प्रदेश जालिका से 3-4 क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन यही है कि जो अंतर्प्रदेश जालिका होती है वे केंद्रक की कौन सी झिल्ली से जुड़ी होती है, तो ये केंद्रक झिल्ली से जुड़ी होती है। नेक्स्ट कार्य होता है कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ सकता है वह इसकी खोज से संबंधित आ सकता है कि अंतर्प्रदेश जालिका की जो खोज है वह 2 साइंटिस्टों ने की थी, एक अल्बर्ट क्लाउड और दूसरा है कीथ पोर्टर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ सकता है अंतर्प्रदेश जालिका से कि ये कितनी झिल्लियों से मिलकर बनी हुई संरचना है, ये 2 झिल्लियों से मिलकर बनी हुई एक नलिकादार संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहां से बनता है वह कि जो प्रोटीन का निर्माण होता है अंतर्प्रदेश जालिका में, राइबोसोम के अलावा प्रोटीन का निर्माण कोशिका के और किस अंग में होता है, तो राइबोसोम के अलावा जो प्रोटीन का निर्माण होता है कोशिका के अंदर वह अंतर्प्रदेश जालिका के अंदर आता है। अब अंतर्प्रदेश जालिका भी इसके 2 पार्ट होते हैं, एक खुरदरी अंतर्प्रदेश जालिका, दूसरा है चिकनी अंतर्प्रदेश जालिका। तो जो प्रोटीन का निर्माण होता है वह खुरदरी वाली अंतर्प्रदेश जालिका पर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका बनता है यहाँ पर, वह नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि विष तथा दवाओं का निराविषीकरण कोशिका का कौन सा अंग है जो विष तथा दवाओं का निराविषीकरण करता है, तो वह कोशिका का अंग होता है चिकनी अंतर्प्रदेश जालिका। यहाँ पर दवाओं का निराविषीकरण होता है। तो ये हमने अंतर्प्रदेश जालिका के बारे में पढ़ा है तथा यहाँ से आगे आता है गोल्जिकाय।
नेक्स्ट हमारा जो कोशिकांग है वह है गोल्जिकाए। गोल्जिकाए जिसको हम गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस के नाम से भी इसको जानते हैं, या इन इन नामों से इसको जानते हैं। सबसे पहले हम गोल्जिकाई की खोज को देखते हैं कि गोल्जिकाई की खोज की किसने थी। गोल्जिकाई की खोज पहली बार गोल्जिकाई खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। इसकी खोज कैमिलो कैमिलो गोल्जी ने की थी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि गोल्जिकाई की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज किसके अंदर की थी, कौन सी कोशिकाओं के अंदर गोल्जिकाई की खोज की थी। कैमिलो गोल्जी ने गोल्जिकाई की खोज उल्लू तथा बिल्ली की तंत्रिका कोशिकाओं में की थी। उल्लू तथा बिल्ली की तंत्रिका कोशिकाओं में तंत्रिका कोशिका में गोल्जिकाई की खोज हुई थी। गोल्जिकाई की खोज की थी। एक क्वेश्चन ये बन गया। अब हम इसकी संरचना देखते हैं, गोल्जिकाई की संरचना कैसी होती है। गोल्जिकाएं अगर इन्हें दूर से देखें तो ये थोड़ी सी चपटी जैसी आकृति हमें दिखाई देती है। गोल्जिकाएं थोड़ी सी चपटी जैसी आकृति दिखाई देती है, दूर से देखने पर ये थोड़ी सी चपटी दिखाई देती है। लेकिन इसको जब गोल्जिकाई को पास में देखते हैं तो ये झिल्ली से बनी थोड़ी नलिकादार जैसी संरचनाएं होती हैं, और ये बहुत सारी नलिकादार जैसी संरचनाएं होती हैं जिनको हम मिलाकर गोल्जिकाई कहते हैं। या इसको जंतु वाली जो गोल्जिकाएं हैं जो पूरी तरीके से विकसित होते हैं उनको हम चपटी बोल देते हैं। तथा पादपों के अंदर जो ये गोल्जिकाएं होती है ये पूरी तरीके से विकसित नहीं होती है, तथा ये मुड़ी हुई संरचना के रूप में होती है, इसलिए वहां पर इनका नाम अलग से रखते हैं, जिनको हम वहां पर डिक्टियोसोम के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसकी संरचना को देखा जाए तो गोल्जिकाई की जब संरचना देखते हैं तो सबसे पहले गोल्जिकाएं अंतर्पर्दव जालिका से जुड़ी हुई होती है। गोल्जिका यहाँ से ये थैली जैसी संरचनाओं से ये अंतर्पर्दव जालिका से जुड़ी होती है। गोल्जिकाएं अंतर्पर्दवीय अंतर्पर्दवीय जालिका से जुड़ी होती है। नेक्स्ट गोल्जिका के बारे में जो बात है कि गोल्जिकाएं झिल्लीदार मतलब झिल्ली से बनी हुई झिल्लीदार नलिका जैसी संरचनाएं होती है। नलिका जैसी संरचनाएं होती हैं तथा इनके सिरों पर थैलीनुमा संरचना बनी होती है। थैलीनुमा संरचना बनी होती है। जो गोल्जिकाई के जो सिरे होते हैं यहाँ पर थैलीनुमा संरचनाएं बनी होती है। अब इन थैलीनुमा संरचनाओं का कार्य क्या है ये हम आगे देखेंगे। अभी हम फिर इसकी संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक होती है जो जंतु वाली जो गोल्जिकाएं होती है, जंतुओं की जो गोल्जिकाएं होती है, जंतुओं की गोल्जिकाएं ये पूरी तरीके से विकसित होती है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वह बनी होती है, तथा इसकी जो झिल्ली पूरी तरीके से विकसित होती है। तो जंतु वाली गोल्जिकाएं को जंतु में उपस्थित इन नलिका जैसी संरचनाओं को नलिका जैसी
विकसित संरचनाओं को। अब विकसित मैं नाम क्यों रख रहा हूं, विकसित इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जंतुओं के अंदर ये गोल्जिकाएं कम पूरी तरीके से डेवलप होते हैं, इसको पर इसकी थैली जैसी संरचना होती है तथा नलिका जैसी संरचना होती है और इसको ये झिल्ली से बनी हुई होती है, इसलिए इसको हम विकसित कह रहे हैं। विकसित जंतु में उपस्थित इन नलिका जैसी विकसित संरचनाओं को चपटी के नाम से जाना जाता है। चपटी, जिसको इंग्लिश में सिस्टर्नी कहते हैं। या क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि जंतु में जो गोल्जिकाएं होती है इसको और किस नाम से जाना जाता है। जंतु वाली जो गोल्जिकाएं होती है इसको चपटी के नाम से जाना जाता है, तथा जो पादप वाली गोल्जिकाएं होती है, पादप के अंदर जो गोल्जिकाएं होती है ये पूरी तरीके से विकसित नहीं होती है तथा ये थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है, इसलिए पादप वाली गोल्जिकाएं को हम डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। यह है मुड़ी हुई, यह है मुड़ी हुई अविकसित संरचना होती है और पादप के अंदर इसको पादपों में से मैं गोल्जिकाई को डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। डिक्टियोसोम। तो आपको इनके गोल्जिकाई के जो नाम है उनको याद रखना है कि जंतु वाली जो गोल्जिकाई होते हैं इसको सिस्टर्नी के नाम से जाना जाता है, या हम कहें इसको चपटी के नाम से जानते हैं, तथा पादप वाली जो गोल्जिकाई होती है इसको डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। तथा अब हम इसके गोल्जिकाई के फंक्शन को देखते हैं कि गोल्जिकाई का कार्य क्या है एक कोशिका के अंदर। तो जो पहला कार्य है गोल्जिकाई का, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है वह है कि अंतःपर्दय जालिका में जो बनने वाले जो प्रोटीन है, राइबोसोम के कारण जो बनने वाले प्रोटीन है, यहाँ से संश्लेषित होने वाले जो पाचक एंजाइम है, वह एंजाइम चिकनी अंतःपर्दय जालिका से होते हुए गोल्जिकाई की जो थैली जैसी संरचनाएं होती हैं उनके अंदर संचित हो जाते हैं। पहला मेन फंक्शन इसका यही है कि अंतःपर्दय जालिका पे बनने वाले प्रोटीन और पाचक एंजाइमों को संचित करना, स्टोरिंग करने का इसका पहला कार्य है। फिर स्टोर करने के बाद ये क्या करते हैं, इन प्रोटीनों को इनका सॉर्टिंग करती है, इनकी छटाई करते हैं, जितने भी टाइप के इसमें प्रोटीन बनते हैं या पाचक एंजाइम बनते हैं उनको अलग अलग करने के बाद यह उन सभी को कोशिका के अलग अलग अंगों तक पहुंचा देती है। जैसे पाचक एंजाइमों को ये गोल्जिकाएं लाइसोसोम के लिए पहुंचा देते हैं, जिससे वे लाइसोसोम का निर्माण होता है और उसके अंदर पाचक एंजाइम आता है, तथा जो प्रोटीन होते हैं उनको कोशिका द्रव्य में छोड़ देती है और कोशिका द्रव्य से ये यहाँ पर जो झिल्लियां बनती हैं इसके अंदर, केंद्रक झिल्ली, कोशिका झिल्ली, उन झिल्लियों के निर्माण में ये प्रोटीन काम आता है। तो गोल्जिकाई का जो सेकंड फंक्शन है वह प्रोटीन पाचक एंजाइमों की पहले स्टोर करेगा ये, उसके बाद इनको पैकिंग और सॉर्टिंग छटाई करेगा। छटाई करने के बाद ये क्या है कि इन सभी प्रोटीनों को और जो पाचक एंजाइम है इनको ये कोशिका के अलग अलग अंगों तक पहुंचा देते हैं। जैसे कि जो पाचक एंजाइम है उनको ये लाइसोसोम की थैली जो होती है उसके अंदर पहुंचा देती है। तो इसलिए हम यहाँ एक नोट करके लिखते हैं कि जो गोल्जिकाई है ये इसको कोशिका का ट्रैफिक पुलिसमैन कहा जाता है। ट्रैफिक पुलिसमैन इसको कोशिका को इसलिए कहा जाता है जिस प्रकार से कि ट्रैफिक वाले का कार्य होता है चौराहे से सभी जो अलग अलग डायरेक्शनों से आने वाली गाड़ियां हैं उनकी डायरेक्शन अलग अलग स्थानों पर उनको पहुंचाना है, जैसे एक साइड से दूसरी साइड उनको पहुंचाना है। इसी प्रकार से गोल्जिकाई का फंक्शन होता है जितने भी टाइप के प्रोटीन और इसमें पाचक एंजाइम बनते हैं उनको अलग अलग कोशिका के अलग अलग अंगों तक जहां उनकी जरूरत है वहां तक उनको पहुंचाने का, जैसे पाचक एंजाइमों को लाइसोसोम तक पहुंचाना, जो प्रोटीन बना है उसको केंद्रक झिल्ली, कोशिका झिल्ली के लिए पहुंचाने का इसका कार्य होता है। इसलिए गोल्जिकाई को ट्रैफिक पुलिसमैन या कोशिका का परिवहन तंत्र के नाम से इसको जानते हैं। दूसरा कार्य है गोल्जिकाई का क्या कार्य है, ये जो पाचक एंजाइम है उसको ये लाइसोसोम के लिए दे रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लाइसोसोम के निर्माण में भी इसका योगदान है। तो सेकंड फंक्शन हम इस जो नेक्स्ट फंक्शन इसका होता है गोल्जिकाई को वह लाइसोसोम तथा पेरोक्सोसोम के निर्माण में सहायता करता है। जो नेक्स्ट फंक्शन होता है गोल्जिकाई का, जो शुक्राणु का एक्रोसोम होता है, शुक्राणु के दो पार्ट होते हैं, एक तो इसका आगे वाला हिस्सा हेड वाला पार्ट होता है शुक्राणु का, एक इसका टेल वाला पार्ट होता है, एक हेड वाला पार्ट। जो हेड वाला पार्ट होता है उसको हम एक्रोसोम कहते हैं। इसके निर्माण में भी गोल्जिकाई का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो नेक्स्ट फंक्शन है गोल्जिकाई का वह है ये जंतु कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट का स्रावण करती है गोल्जिकाई, तथा पादप कोशिकाओं में लिपिड्स का स्रावण करती है।
इसलिए हम गोल्जिकाई को कोशिका का इसको स्रावी अंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसके जो किन किन नामों से गोल्जिकाई को जाना जाता है, पहले इसको स्रावी अंग के नाम से जाना जाता है, इसको कोशिका का ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से भी जाना जाता है, तथा जंतुओं की जो गोल्जिकाई है उसको हम पट्टी या सिस्टर्नी के नाम से जानते हैं। तथा पादप वाली जो गोल्जिकाई है जो अविकसित और मुड़ी हुई संरचना के रूप में होती है उसको हम डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। तो ये सारे हमने गोल्जिकाई के फंक्शनों को आज पढ़ा है, गोल्जिकाई की संरचना को पढ़ा है, तथा केंद्रक झिल्ली, केंद्रक के अंदर जितने भी अंग पाए जाते हैं उन सभी के बारे में पढ़ा है, तथा हमने अंतःपद्य जालिका की संरचना, खोज और उसके फंक्शन पढ़ा है। इन सभी को आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, याद करना है, तथा इससे नेक्स्ट जो कोशिका के अंग हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे।